गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तौदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक चल रहा है कन्वर्जन ऑफ टी एंड पाई नेटवर्क। बीएससी पार्ट सेकंड का जो पेपर है फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। टी तथा पाई खंडों का परस्पर रूपांतरण। इससे पहले के जो लेक्चर हैं उनमें अपन ने टी और पाई नेटवर्क का अध्ययन किया था। आज अपन इन दोनों का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, रूपांतरण पढ़ रहे हैं कि अपने पास में एक पाई नेटवर्क दे रखा है, उस पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में बदलना, और टी नेटवर्क दे रखा तो उसको पाई नेटवर्क में बदलना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टी और पाई नेटवर्क। अपने पास में एक Z1, Z2 और Z3 कंपोनेंट दे रखे हैं और उनसे अपन टी नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तीन अवयव दे रखे हैं, Z1, Z2, Z3। Z1, Z2, Z3 इन तीन अवयव से अपन ने टी नेटवर्क का निर्माण किया। इसी प्रकार अपने पास में तीन कंपोनेंट दे रखे हैं, ZA, ZB और ZC। ZA, ZB और ZC ये अपना पाई नेटवर्क है। मान लेते हैं, पहले लिखो, माना कि टी तथा पाई तुल्य परिपथ है। ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट दे रहे हैं। इक्विवेलेंट सर्किट देने का मतलब अपने पास में इनकी जो टर्मिनल प्रतिबाधाएं दे रखी है, टर्मिनल प्रतिबाधा अपने पास में Z1 ओपन सर्किट, Z2 ओपन सर्किट, Z1 शॉर्ट सर्किट, Z2 शॉर्ट सर्किट, ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो तुल्य परिपथ होने का मतलब अपने पास में इनकी टर्मिनल प्रतिबाधाएं, इनकी टर्मिनल प्रतिबाधाएं Z1 ओपन सर्किट, Z1 शॉर्ट सर्किट, Z2 ओपन सर्किट और Z2 शॉर्ट सर्किट किसी भी आवृत्ति पर क्या होगी? किसी निश्चित आवृत्ति पर बराबर होगी। किसी भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ये टर्मिनल प्रतिबाधाएं बराबर होगी। तो पहला काम अपन ने लिया कि टी और पाई तुल्य परिपथ है। तुल्य परिपथ होने का मतलब इनकी टर्मिनल प्रतिबाधाएं बराबर हैं। और फिर हमें क्या करना है? हमें करना है कि अपने पास में जैसे एक देखो, ये अपने पास में Z1, Z2, Z3 ये टी नेटवर्क ही है। इस टी नेटवर्क को अपन क्या करते हैं? पाई नेटवर्क में चेंज करते हैं।
तो ये अपने पास में स्टार नेटवर्क हो गया, ये अपने पास में डेल्टा या फिर पाई नेटवर्क हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये चीज़ें काफ़ी काम में आती है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपने पास में पाई नेटवर्क दिया होता है, उस पाई नेटवर्क को अपन क्या करते हैं, टी नेटवर्क में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। टर्मिनल प्रतिबाधाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होगी। तो बराबर होगी तो एक तरफ तो अपन क्या लिखते हैं, टी नेटवर्क, एक तरफ हम लिखते हैं पाई नेटवर्क। टी नेटवर्क, ये अपने पास में पाई नेटवर्क। सबसे पहले अपन देखते हैं Z1 ओपन सर्किट। टी नेटवर्क के लिए Z1 ओपन सर्किट का मतलब आपको पता होना चाहिए, 2 टर्मिनल को खुला रखकर 1 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा है। 1 निवेशी टर्मिनल, 2 अपने पास में निर्गम या फिर आउटपुट टर्मिनल। 1 पर मापित प्रतिबाधा है, जबकि 2 टर्मिनल खुली अवस्था में है। खुली अवस्था में है तो कल भी अपन ने देखा था कि इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो Z1 और Z3 क्या रहेंगे, सीरीज क्रम में रहेंगे, Z1 प्लस Z3। पाई नेटवर्क के लिए देखते हैं, देखो पाई नेटवर्क में 2 टर्मिनल ओपन अवस्था में है और 1 पर मापित प्रतिबाधा है, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगी, तो इधर से कोई करंट आ रही है तो वो इधर जाएगी, इधर चली जाएगी, और इधर ये अपने पास में इस अवस्था में ZB और ZC ये सीरीज में है, और इन दोनों का जो भी इम्पीडेंस है वो इसके क्या हो गया, पैरेलल क्रम में हो गया। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, ZA ZB प्लस ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। इसको आपको समीकरण नंबर 1 नाम देना है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट अपन देखते हैं Z2 ओपन सर्किट। Z2 ओपन सर्किट का मतलब है अपने पास में 1 टर्मिनल को खुला रखकर 2 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा है। ये 1 ओपन अवस्था में, आगे कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, ये दोनों सीरीज क्रम में हो गए। यहाँ पर अपन लिखेंगे Z2 प्लस Z3। नेक्स्ट पाई नेटवर्क के लिए Z2 2 पर मापित प्रतिबाधा है, और 1 ओपन अवस्था में, तो इधर तो कोई करंट नहीं आएगी। इसका मतलब ये दोनों ZA और ZB ये तो क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में होने के कारण अपन ने इसको लिखा कि ZA प्लस ZB, और ये अपने पास में इम्पीडेंस इसके पैरेलल क्रम में है, तो ये हो गया ZC मल्टीप्लाई ZA प्लस ZB बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर 2 लिखो। नेक्स्ट Z12 ओपन सर्किट। Z12 ओपन सर्किट का मतलब 1-2 पर मापित प्रतिबाधा है, और 1-2 क्या है, ओपन अवस्था में है। इस अवस्था में अगर ये दोनों खुले अवस्था में दे रखे तो इधर कोई धारा नहीं आएगी, इधर कोई धारा नहीं जाएगी। कहने का मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस अवस्था में जो इम्पीडेंस रहेगी वो क्या रहेगी, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 बराबर। इधर देखते हैं Z1 ओपन सर्किट, Z12 ओपन सर्किट कौन से नेटवर्क के लिए, पाई नेटवर्क के लिए। इधर कोई करंट नहीं जाएगी, इधर कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब अपन देख रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई करंट आ रही है तो वो सबसे पहले क्या करेगी, इधर जाएगी, ये अपने पास में इधर जाएगी। नेक्स्ट ये करंट वापस इसमें से जाएगी, फिर इधर ये करंट जा रही है। तो कहने का मतलब ये दोनों क्या हो गए इस अवस्था में, ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे। तो ZA और ZC, ZA प्लस ZC, और ये इम्पीडेंस ZB इसके पैरेलल क्रम में हो गई। तो अपने पास में इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ जाएगी ZB ZA प्लस ZC, ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 आप नोट करो। नेक्स्ट आगे लिखो, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1
Z1, तो ये हो गया 2Z1, Z2 Z2 2Z2, Z3 Z3। तो अपन क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इधर अपन इनको जोड़ते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो क्या आ गया, सब में ZA प्लस ZB प्लस ZC आ जाएगा। तो ये अपने पास में एलसीएम अपन ने ले लिया। यहाँ पर अपन लिख देते हैं एक बार के लिए, ZA ZB प्लस ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC प्लस ZC ZA प्लस ZB बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC प्लस ZB ZA प्लस ZC ZA प्लस ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। एलसीएम लेते हैं इसका राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में एलसीएम आ गया अपने पास में ZA प्लस ZB प्लस ZC। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ZA ZB प्लस ZA ZC प्लस ZC ZA प्लस ZC ZB प्लस ZA ZB प्लस ZB ZC। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 4 नाम दो। इधर आ जाएगा अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड 2Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ZA ZB ZA ZB 2 बार आ गया, ZA ZC ZA ZC 2 बार आ गया, ZB ZC ZB ZC 2 बार आ गया। तो 2 अपन कॉमन लेते हैं इनमें भी, और यहाँ पर 2 कॉमन लेके दो से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट करते हैं। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में बचाएगा अपने पास में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आ जाएगा ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो आप। अब समीकरण नंबर 5 है, इस समीकरण नंबर 5 में से अपन समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 5 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 5 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन लिखें कि समीकरण 5 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर 1 को घटाएंगे तो देखो ये अपने पास में इसकी लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये अपने पास में माइनस Z1 प्लस Z3, तो ये भी माइनस का हो गया। तो अपने पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z1 माइनस Z3 कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बच गई Z2। नेक्स्ट इसको एक बार के लिए आप ऐसे कैसे लिखो, राइट हैंड साइड को ZA ZB ZB ZC ZC ZA बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC माइनस राइट हैंड साइड ZA ZB प्लस ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर 6। एलसीएम लेते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड आ गई Z2, एलसीएम आ गया अपने पास में ZA प्लस ZB प्लस ZC। ये अपने पास में ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA माइनस ZA ZB
जेड ए जेड बी माइनस जेड ए जेड सी, जेड ए जेड सी, जेड ए जेड बी, जेड ए जेड सी, बचेगा क्या, जेड टू इज इक्वल टू जेड बी जेड सी बटा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। समीकरण नंबर 7। नेक्स्ट अगली स्टेप लिखो, समीकरण 5 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 5 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। समीकरण नंबर 5 समीकरण नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z2 माइनस Z3, तो बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा Z1। राइट हैंड साइड में ये अपने पास में टर्म आ गई ZA ZB ZB ZC ZC ZA बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर 2 की राइट हैंड साइड, तो ये अपने पास में आ गया ZC ZA प्लस ZB। एलसीएम आ जाएगा इसका ZA प्लस ZB प्लस ZC, ZA प्लस ZB प्लस ZC। यहाँ पर अपन लिखेंगे ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA माइनस ZC ZA माइनस ZC ZB, ZB ZC से कैंसिल आउट, ZC ZA कैंसिल आउट, बचेगा क्या अपने पास में ZA ZB बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC, और ये अपने पास में Z1। तो अपन Z1 को कहाँ लिख रहे हैं अभी, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं इसको। ये आ गया अपने पास में Z1 बराबर ZA ZB बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। लगाओ समीकरण नंबर 8। नेक्स्ट लिखो, समीकरण 5 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 5 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, तो 3 को घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z1 माइनस Z2, बचेगा क्या Z3, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा Z3। यहाँ पर अपन देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, और फिर माइनस समीकरण नंबर 3 की राइट हैंड साइड, ZB ZA प्लस ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। एलसीएम लेते हैं, ZA प्लस ZB प्लस ZC, ZA ZB ZB ZC ZC ZA माइनस ZA ZB माइनस ZB ZC ZB ZC ZA ZB, बचेगा क्या ZC ZA बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC, और ये आ गया Z3। अब अपन Z3 को यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण नंबर 8 पहले आ गया, समीकरण नंबर 9, Z3 इज इक्वल टू ZC ZA बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर लगाओ इसको 9, समीकरण नंबर 9। अब अपने पास में ये जो कन्वर्जन है वो है पाई टू टी कन्वर्जन। इसका मतलब पाई दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं कौन कौन से, ZA ZB और ZC, ये कंपोनेंट अपने पास में दिए हुए हैं, और इन्हीं की फॉर्म में हमें किसका मान ज्ञात करना था, Z1 Z2 और Z3। और जब अपने पास में Z1 Z2 और Z3 आ जाएंगे तो वहाँ से अपने पास में क्या मिलेगा, T नेटवर्क का निर्माण हो जाएगा। तो T नेटवर्क अपन ने पहले जो बनाया था वो T नेटवर्क इस तरह से अपन ने बनाया था, देखो Z1 Z2 Z3।
तो Z1 Z2 Z3 किस रूप में आ गए अपने पास में, ZA ZB और ZC की फॉर्म में आ गए, जो कि दिए हुए हैं। इस प्रकार से जो कन्वर्जन हुआ वो क्या हुआ, पाई टू टी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन आगे टी टू पाई कन्वर्जन देखें तो टी टू पाई कन्वर्जन अर्थात Z1 Z2 Z3 अपने पास में दिए हुए हैं और ZA ZB और ZC का मान हमें ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 7, 8 और 9 को परस्पर गुणा करेंगे। ठीक है, और गुणा करने के बाद में इनको आपस में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप लिखो आगे समीकरण 7, 8 तथा 9 को परस्पर गुणा कर जोड़ने पर परस्पर गुणा करते हैं। परस्पर गुणा करने का मतलब Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 और इनको आपस में अपन जोड़ देंगे। Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये तो आपस में अपन ने गुणा किया है इनको। अब गुणा करके जोड़ने का काम अभी बाकी है। ठीक है, तो गुणा करके जोड़ने का काम करते हैं। राइट हैंड साइड Z1 Z2 इनको आपस में गुणा किया तो ZA ZB स्क्वायर और ZC ZA ZB स्क्वायर ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC का होल स्क्वायर प्लस Z2 Z3 ZB ZC स्क्वायर ZA, तो ZA ZB और ZC स्क्वायर बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC का होल स्क्वायर प्लस ZC ZA स्क्वायर और ZB ZA स्क्वायर ZB ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर अपने पास में 10 आ गया। समीकरण नंबर 10, यहाँ पर अपन LCM लेते हैं। इसका LCM लेंगे तो ZA प्लस ZB प्लस ZC का होल स्क्वायर। ZA ZB ZC सब में कॉमन चल रहा है, तो इसको अपन ने ZA ZB ZC को कॉमन लिया, तो इस टर्म में तो क्या आ गया ZB, इसमें से क्या बच गया ZC, इसमें से क्या आ गया ZA। समीकरण नंबर 11 आ गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में ये टर्म आ गई ZA ZB ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC, और इधर ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। समीकरण नंबर 12। अब जो समीकरण नंबर 12 है, इस समीकरण नंबर 12 में अपन क्या करते हैं, भाग लगाते हैं किसका, समीकरण 8 का, समीकरण 7 का और समीकरण 9 का। तो समीकरण 12 में समीकरण 7, 8 तथा 9 का भाग लगाने पर समीकरण 12 में समीकरण 7, 8 तथा 9 का
भाग देने पर। सबसे पहले अपन समीकरण नंबर 7 का भाग लगाते हैं इसमें। तो समीकरण नंबर 7 का भाग लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड जो साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड Z2, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 बटा Z2 बराबर ZA ZB ZC, और ये अपने पास में आ जाएगा ZA ZB ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC। और अब अपन इसमें भाग लगा रहे हैं समीकरण नंबर 7 का भाग लगाएंगे तो ZA प्लस ZB प्लस ZC बटा ZB ZC कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया ZA बराबर आ जाएगा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 बटा Z2। समीकरण नंबर 13। नेक्स्ट समीकरण 12 में अपन किसका भाग लगा रहे हैं, समीकरण 12 में समीकरण 8 का भाग लगाएंगे और समीकरण 9 का भाग लगाएंगे तो किसके मान प्राप्त हो जाएंगे, ZB और ZC के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से अपने पास में ये ZA ZB और ZC किस पदों में प्राप्त होंगे, Z1 Z2 Z3 के पदों में प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जो कन्वर्जन बनेगा वो क्या बनेगा, T2 पाई। क्यों, क्योंकि T किसके अवयव दे रखे हैं अपने पास में, Z1 Z2 Z3, ये T नेटवर्क के अवयव दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे तो क्या है, T वाले तो दिए हुए हैं और ये हमें ज्ञात करने थे। ZA ZB और ZC का मान हमें ज्ञात करना था, वो अपन ने ज्ञात कर लिया। किस रूप में, Z1 Z2 Z3 के रूप में। तो वो कन्वर्जन क्या आ गया अपने पास में, कन्वर्जन आ गया T2 पाई कन्वर्जन आ गया। ये समीकरण नंबर 14 और ये 15 आपको करनी है। समीकरण नंबर जो 12 है उसमें किसका भाग लगाना है, समीकरण 8 का और समीकरण नंबर 9 का, जिससे ZB और ZC के मान भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने पास में क्या मिला, T2 पाई कन्वर्जन। नेक्स्ट अगले टॉपिक में। थैंक यू।